हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे हो गए। तो जैसा कि हमारी सीटेट और पेडागोजी की जो क्लासेस चल रही हैं उसमें पेडागोजी में हमने कल पार्ट 1 में पढ़ी थी शिक्षण विधियां, जिसमें आगमन निगमन विधि है और जो बाकी बची हुई विधियां हैं जो हमने कल कंप्लीट कर ली थी। आज हम पार्ट 2 में जो कंप्लीट करने वाले हैं वो है किंडरगार्टन विधि। जो किंडरगार्टन विधि है इसके द्वारा बच्चों को जो शिक्षण प्रदान कराया जाता है, बच्चों को जो शिक्षा प्रदान कराई जाती है वो किस प्रकार से कराई जाती है और बच्चों के लिए ये विधि कितनी प्रभावी रहती है, इन सभी से सीटेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टीचिंग मेथड जो है उनमें आज हम पढ़ने वाले हैं किंडरगार्टन विधि। यह विधि किसके द्वारा दी गई और इसको देने का क्या मतलब था कि इसके देने से बच्चों को क्या फ़ायदा होने वाले थे, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पेडागोजी की क्लास में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं किंडरगार्टन विधि में। जो किंडरगार्टन विधि है, फ्रोवेल अपनी विश्व प्रसिद्ध किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति के संस्थापक के रूप में विख्यात हैं। यानी कि जो किंडरगार्टन विधि है इसके जो जनक माने जाते हैं, एक प्रकार से माने जाते हैं, तो इस विधि के जो जनक हैं वो किसको माना जाता है? फ्रोवेल को माना जाता है। किंडरगार्टन जो विधि के जनक हैं या उनके जन्मदाता हैं, उसके पितामह हैं, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इसका जनक फ्रोवेल को माना जा सकता है। जो फ्रोवेल थे जिन्होंने किंडरगार्टन विधि दी थी, इन्होंने अपने अभिनव शिक्षा योजना से उन्होंने बालकों की शिक्षा के लिए खेल विधि का प्रयोग बड़े व्यापक पैमाने के रूप में किया है। यानी कि जो फ्रोवेल थे उनका मानना था कि जो बच्चे होते हैं, बहुत छोटी एज के जो बच्चे होते हैं, जो प्री प्राइमरी में होते हैं, एक प्रकार से बाल वाटिका में होते हैं, जिसे पहले आंगनवाड़ी बोला जाता था वैसे ये बाल वाटिका हो गई है, उसमें पढ़ने वाले बच्चे, जैसे कि इस प्रकार से छोटे छोटे जो एज के बच्चे आते हैं, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जब उन्हें कोई चीज़ सिखाई जाती है तो फ्रोवेल का मानना था कि उन्हें खेल विधि का यूज करके, किंडरगार्टन का मतलब होता है, गार्डन मीन्स होता है छोटे बच्चों के खेलने का बगीचा या खेलने के उद्यान के रूप में इसे माना गया था। उसी के साथ में जो बच्चे होते हैं वो खेल के द्वारा ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। उनके मानना था वस्तुतः यह पद्धति पूर्णतः मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है और इसमें बालकों की क्रियाशील प्रवृत्तियों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यानी फ्रोवेल का मानना था जो छोटे बच्चे होते हैं वो खेल विधि के द्वारा ज़्यादा अच्छे से शिक्षण होता है उसे कर पाते हैं। और उन्होंने बालक जब इसे खेल विधि के द्वारा सीखते हैं, एक तो बालक को इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, बालक को खेलों में रुचि ज़्यादा होती है। जब उन्हें उसके माध्यम से पढ़ना सिखाया जाता है, जब उन्हें शिक्षण प्रदान कराया जाता है तो बालक ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। और इसी की क्रियाशील प्रवृत्ति, यानी एक बालक जब होता है, जब खेल में जब उसे सिखाया जाता है तो वो प्रॉपर रूप से एक्टिव रहते हैं, यानी क्रियाशील रहते हैं। तो जब एक बालक पूरी तरह से एक्टिव रहता है तो उसे हर चीज़ के, जिस चीज़ का शिक्षण हम कराना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों का शिक्षण कराते टाइम जो बालक होते हैं एक्टिव रहने के कारण ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। तो किंडरगार्टन विधि के जनक थे फ्रोवेल। फ्रोवेल का मानना था कि जो छोटे बच्चे होते हैं, लगभग छोटी एज के, यानी ऐसे बच्चे जो 2 से 3 साल तक की एज के बच्चे होते हैं, प्री प्राइमरी में होते हैं, बाल वाटिका में होते हैं, वो खेल के द्वारा चीज़ें ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। तो इसमें बच्चे एक्टिव भी ज़्यादा रहते हैं। तो फ्रोवेल का मानना था कि किंडरगार्टन विधि के द्वारा जो बच्चे हैं वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति की निम्नलिखित मूल सिद्धांतों पर आधारित थी। यानी कि जो किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति थी ये अपने मूल कुछ ऐसे इसके प्रमाण थे, ऐसे कुछ सिद्धांत थे, अपने मूल सिद्धांतों पर एक प्रकार से आधारित थी। इसके सिद्धांत कौन कौन से थे? तो खेल विधि के द्वारा शिक्षा प्रदान करना, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत छोटी एज के होते हैं, तो किंडरगार्टन विधि का मानना था किंडरगार्टन विधि के जरिए उन्होंने खेल द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान कराया जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना था। उसके बाद है आत्मा व्यक्ति का सिद्धांत, यानी कि जो बालक होते हैं पूरी प्रकार से, यानी रुचि लेकर, इंटरेस्ट लेकर चीज़ें पढ़ते हैं तो उन्हें जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाती हैं। स्वक्रियाओं का सिद्धांत, यानी जो बालक होते हैं पूरी तरह से एक्टिव रहते हैं, स्वक्रियाओं का सिद्धांत माना जाता है। यानी कि बालक जो भी चीज़ करते हैं, जो भी कार्य को करते हैं, उसे खुद खेल खेल में करते करते पूरी तरह से एक्टिव रहते हुए सीखते हैं। उसके बाद है अनेकता में एकता का सिद्धांत। जो किंडरगार्टन विधि है इसमें जो बालक हैं वो अनेकता में एकता के सिद्धांत पर आधारित होते हुए जो अपनी शिक्षा है उसे ग्रहण करते हैं। समाज और व्यक्ति की एकता का सिद्धांत, यानी इसमें छोटे बच्चों में समाज का, व्यक्तियों का, सभी का पूरी तरह से सहयोग होता है। और प्राकृतिक विकास का सिद्धांत, जो बालक होते हैं खेल के द्वारा जब उन्हें कोई चीज़ सिखाई जाती है तो जो उनका वातावरण होता है उस पर डिपेंड होकर जो बालक हैं वो अपनी शिक्षण को, यानी अपनी जिस चीज़ को वो सीखना चाहते हैं, खेल के द्वारा प्राकृतिक वातावरण पर डिपेंड होकर चीज़ों को सीखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मॉन्टेसरी पद्धति, यानी कि जो मॉन्टेसरी पद्धति है इसके द्वारा जो बालक है वो किस प्रकार से चीज़ें सीखते हैं। तो मॉन्टेसरी पद्धति की जो जनक हैं वो कौन मानी जाती हैं? मैडम मारिया मॉन्टेसरी। यानी इनका पूरा नाम है
मैडम मारिया मॉन्टेसरी। मैडम मारिया मॉन्टेसरी जिन्होंने मॉन्टेसरी पद्धति दी थी, ये पद्धति भी एक प्रकार से खेल के द्वारा, यानी जो बालक होते हैं खेल के द्वारा, जब बच्चे बहुत छोटी एज के होते हैं तो खेल खेल में जब बालक सीखते हैं तो उसे बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। वे अनुभव और निरीक्षण पर बल देती हैं, यानी मैडम मारिया मॉन्टेसरी का मानना था कि वो अनुभव और निरीक्षण, यानी जो बच्चे होते हैं जिन चीज़ों को सीखते हैं उनको एक प्रकार से हम लोग उनका निरीक्षण कर सकते हैं, यानी जो टीचर्स होते हैं वो उनको अपनी निगरानी में रखते हुए खेल के द्वारा जो बालक हैं उन्हें सिखाया जाता है। उपकरणों के द्वारा शिक्षा देना उनका विचार सराहनीय था, यानी उन्होंने छोटे छोटे काठ के जो बने हुए, जैसे ए है, बी है, काठ के बने हुए जो खिलौने हैं, काठ के बने हुए जो वर्ड्स हैं, इन सभी के द्वारा शिक्षा देना। यानी अगर ये चीज क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कास्ट की बनी आकृतियों को या फिर खेल के लिए बने हुए टॉयज के द्वारा शिक्षण पद्धति का विकास किसने किया था, तो मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने किया था। छोटी उम्र के बच्चों के लिए यह विधि बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, यानी कि जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, जो प्री प्राइमरी में होते हैं, बाल वाटिका में होते हैं, बालवाड़ी में होते हैं या आंगनवाड़ी में होते हैं, ये तीनों एक ही में नाम होते हैं, इन सभी में जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। तो यानी छोटे बच्चों के लिए जो मॉन्टेसरी पद्धति है बहुत ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है, क्योंकि बच्चों को वस्तुओं का प्रयोग से आनंद मिलता है। यानी जो बच्चे होते हैं जब उन्हें खेलने के लिए खिलौनों के माध्यम से सिखाया जाता है तो वो उन्हें आनंद की अनुभूति होती है, और उसी प्रकार से उनका जब इंटरेस्ट उस चीज में बढ़ता है तो वो बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। मैडम मारिया मॉन्टेसरी व्यक्ति की महानताओं और विश्वास करती थी, और उनकी पद्धति में व्यक्तित्व का पूर्ण विकास पर ध्यान दिया जाता था। वे ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर अधिक बल देती थी। जो इसमें ज्ञानेंद्रीय वर्ड है, ये मैडम मारिया मॉन्टेसरी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से या अपनी इंद्रियों के माध्यम से किसने शिक्षण पद्धति का विकास किया था, तो जो बालक है वो अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो सीखने का श्रेय जाता है वो मॉन्टेसरी पद्धति में जाता है, और मॉन्टेसरी पद्धति की जनक कौन मानी जाती है, मैडम मारिया मॉन्टेसरी। अगर पूछा जाता है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जब बच्चा एक शिक्षण को प्राप्त करता है, जब बच्चा किसी चीज को सीखता है, ऐसा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो मैडम मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा दिया गया। सिद्धांत का नाम क्या था, मॉन्टेसरी पद्धति नाम था। निसंदेह ज्ञानेंद्रियों से मस्तिष्क का विकास होता है, यानी जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं जो कि 5 मानी जाती हैं, उनके ही द्वारा जो मानव है उसका विकास बहुत अच्छे से होता है। तो ये थी हमारी पेडागोजी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शिक्षण विधियां हैं उनके बारे में। पार्ट 1 में भी हमने काफ़ी सारी शिक्षण विधियां जिन्हें कंप्लीट कर लिया था, जो आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जिसमें भी टीचिंग मेथड पूछे जाएंगे उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। ये जितनी भी क्लासेस चल रही हैं सीटेट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक लोगों का कमेंट आया हुआ था कि जो सीटेट का पेपर सेकंड है उसमें ईवीएस आएगी या नहीं आएगी। तो सबसे पहली बात होती है जो सीटेट का जो पेपर फर्स्ट है, यानी कि सीटेट का जो पेपर फर्स्ट है उसमें ईवीएस पूछी जाएगी, प्लस आपकी दोनों लैंग्वेज पूछी जाएंगी, और उसके बाद आपकी सीडीपी पूछी जाएगी एंड पेडागोजी पूछी जाएगी। और जो आपका पेपर सेकंड है, यानी कि सीटेट का जो पेपर सेकंड है, तो पेपर सेकंड जिन्होंने 6 to 8 के लिए भरा है उसमें आपकी सीडीपी, पेडागोजी और आपकी दोनों लैंग्वेज, और उसके बाद आपकी एसएसटी पूछी जाएगी। जिनके पास में एसएसटी सब्जेक्ट है उनके लिए एसएसटी पूछी जाएगी, और जिनके पास साइंस और मैथ है उनसे आपका साइंस और मैथ पूछा जाएगा। तो 6 to 8 में जो ईवीएस है, यानी कि दोनों लैंग्वेज पूछी जाएंगी, सीडीपी और पेडागोजी पूछी जाएगी। इसमें सीडीपी, पेडागोजी दोनों लैंग्वेज, जैसे आपने जो भी दोनों लैंग्वेज चूज की है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, वो दोनों पूछी जाएंगी, प्लस आपकी एसएसटी या साइंस मैथ में से कुछ पूछा जाएगा। जो एसएसटी या साइंस मैथ आता है वो आपका पूरे 60 मार्क्स का आता है, और इसी के साथ में आपकी 15 से 20 नंबर की पेडागोजी ऐड कर दी जाती है। तो ये आपके 6 to 8 में जो है, जिन्होंने पूछा था कि ईवीएस है, तो 6 to 8 में आपकी ईवीएस नहीं पूछी जाएगी। तो आज की हमारी टीचिंग मेथड वाली क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए हमारी इस क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।